गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गामा फिजिक्स क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। आज आपके इस स्टडी चैनल में क्लास 12th के लिए गॉस थ्योरम चैप्टर का आगे रिमेनिंग पार्ट होगा, जिसमें गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस कुछ हो गए थे। अब आज का जो टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरनल पॉइंट ऑफ चार्ज्ड इन स्फीयर। देखिए, इंटरनल पॉइंट ऑफ चार्ज स्फीयर, जब वो इंसुलेटिंग स्फीयर होगा तभी उसके अंदर चार्ज होंगे। ठीक है, जब किसी इंसुलेटिंग स्फीयर को चार्ज किया जाता है तो सारा चार्ज उसके टोटल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पीछे के लेक्चर में इसका दो पार्ट हो चुका है, एक्सटर्नल पॉइंट और एट द सरफेस, दोनों हो चुका है। इंटरनल पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे का हम कनेक्ट कर रहे हैं। जब किसी इंसुलेटिंग स्फीयर या किसी इंसुलेटर को चार्ज करते हैं तो उसके होल वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे यहाँ पर ये कैपिटल आर रेडियस है। देखिए, कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर है, इंसुलेटिंग स्फीयर है, जिसको टोटल चार्ज दिया गया है प्लस क्यू। तो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम यही तो होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इतने वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कितना होगा बेटे, Q/4/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई रो। दैट इज Q = 4/3 पाई रो कैपिटल आर क्यूब। ये पीछे के लेक्चर में भी हो गया है, यहाँ इसकी ज़रूरत हमको है तो हमने इतना आपको बता दिया। अब हमें जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो इनसाइड द चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। तो इनसाइड का मतलब, अगर इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो स्मॉल आर, इसके सेंटर से कोई स्फीयर कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर खींचा जाए वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो स्मॉल आर रेडियस का एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर खींचेंगे तो ये गॉसियन सरफेस बन गया। ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज गॉसियन सरफेस। और यहाँ पर इस कंडीशन में ये स्मॉल आर है, यहाँ से यहाँ तक बेटे स्मॉल आर है। ठीक है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, गॉसियन सरफेस का कोई पॉइंट M कंसीडर किया जाए तो इस पॉइंट M पर एरिया वेक्टर dA और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज्ड स्फीयर E विल बी इन सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पर थोड़ी बात ध्यान दीजिए, इस होल स्फीयर का चार्ज Q है, तो ये जो गॉसियन सरफेस इनसाइड द स्फीयर, इट इज आल्सो अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इस वाले गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज इस Q चार्ज की रेस्पेक्ट में, Q चार्ज के रिलेटिव में कुछ कम होगा। लेट Q डैश बी द चार्ज इनक्लोज्ड बाई दिस गॉसियन सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो इस कंडीशन में फाई E, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाई दिस गॉसियन सरफेस, फाई E इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। फाई E की जगह पर Q डैश अपान एप्सिलॉन 0 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Q डैश इसका चार्ज है, इक्वल टू E डॉट dA, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA। यहाँ E डॉट dA हो जाएगा E dA cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। क्या आ गया बच्चों,
क्यू डैश अपान एप्साइलन 0 इक्वल टू ई इंटू इसका डीए माने होल सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस दैट इज अ स्फीयर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्या आ गया ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन 0 क्यू डैश अपान स्मॉल आर स्क्वायर वेयर small r is the where q dash is the charge enclosed by this Gaussian surface, enclosed by this Gaussian surface। अब देखिए इसका इस Gaussian surface के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर दिस Gaussian surface will be q dash अपान 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, और इस पूरे जो इंसुलेटिंग स्फीयर था इसको आपने क्यू चार्ज दिया था, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चाहे ये स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहें या कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहें, दोनों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो सेम ही रहेगा। इट मीन्स क्यू डैश अपान 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू क्यू अपान 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल कर दीजिए, तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई? क्यू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस गॉसियन सरफेस लिंक्ड विद दिस गॉसियन सरफेस ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन 0 क्यू डैश की वैल्यू क्यू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब, और ये स्मॉल आर स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया बेटे। E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्साइलन 0 क्यू स्मॉल आर अपान कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये तो हुआ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर इनसाइड द इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ स्मॉल ये क्यू की वैल्यू अगर हम यहाँ से रख दें, क्यू की जगह पर 4/3 पाई रो कैपिटल आर क्यूब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर निकालें तो कितना आ जाएगा? ये भी ठीक है, लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में निकालना है तो ये E इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन 0 क्यू की जगह पर क्या लिख दें? 4 पाई रो कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्यू की जगह पर 4 पाई रो कैपिटल आर क्यूब अपान 3, 4 पाई रो कैपिटल आर क्यूब अपान 3। ये तो क्यू की वैल्यू हो गई, और ये स्मॉल आर अपान कैपिटल आर क्यूब, ये कैपिटल आर क्यूब कट गया, ये 4 पाई कट गया। ई इक्वल टू कितना आ गया बेटे? ई इक्वल टू रो स्मॉल आर अपान 3 एप्साइलन 0, ये इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फीयर E इक्वल टू रो स्मॉल आर अपान 3 एप्साइलन 0 वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर स्मॉल आर की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए, मतलब इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर के सेंटर पर, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाए तो E इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर के सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, न्यूमरेटर है स्मॉल आर, तो ई की वैल्यू इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे इनसाइड द स्फीयर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, और एट द सरफेस ऑफ इंसुलेटिंग स्फीयर के सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद जब सरफेस से बाहर जाएंगे तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हो चुका है डेरिवेशन
पीछे के लेक्चर में। पीछे के ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे लेक्चर्स देखिए, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कोई टॉपिक छूट जाएगा तो आगे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो पीछे का वीडियो फिर देखना पड़ेगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखिए, आप तुरंत देख लिया करिए। हाँ, तो बाहर जाने पर जैसे ही इंसुलेटिंग स्फीयर से बाहर जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये इंसुलेटिंग स्फीयर या चार्ज स्फीयर के इनसाइड सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जैसे जैसे सरफेस की ओर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगी, और बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत रैपिडली डिक्रीज करेगी, क्योंकि आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक से समझिए, इसी में हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए दे रहे हैं। ये टॉपिक हो गया, लेकिन ग्राफ समझा रहे हैं कैसे होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक से देखो बेटे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये सेंटर ऑफ स्फीयर है O, और जैसे जैसे सरफेस की ओर जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी, जैसे सरफेस, और ये सरफेस पर जाने पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब R के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज करेगी। और जैसे ही सरफेस पर पहुंच जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। सरफेस से जब और आगे बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। ये ग्राफ देखिए, इसका कोई चीज़ प्रॉब्लम हो आप बताइए कि ये हमको दिक्कत आ रही है, कमेंट करिए या मेल करिए, ईमेल पर हमारे मैसेज करिए। ईमेल है आपके पास, मैसेज करिए। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगी वो रिमूव की जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज अप टू वेयर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज अप टू द सरफेस। अगर हम सेंटर से चलना स्टार्ट करते हैं तो सरफेस तक जाने पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती जाएगी, और जब सरफेस पर पहुंच जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस तक इंक्रीज करती जाएगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, ये स्थिति बनेगी। इस वाले पार्ट के लिए E इज प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जब जैसे ही इससे बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स R स्क्वायर के रेसिप्रोकल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ पर इस एक्सिस से पैरेलल करके छोड़ देंगे, मिलाएंगे नहीं, क्योंकि मिलने का ज्वाइन होने का मतलब हुआ 0, तो ये इन्फिनिटी पर होगा। यहाँ E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये कैपिटल R यहाँ से यहाँ तक है, तो स्मॉल r इक्वल टू 0 से कैपिटल R तक जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और जैसे ही सरफेस से बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो इसका टॉपिक पूरा हो गया। अब इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स हो गए। इससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स करवाना चाहते हैं। ग्राफ देख लीजिए, ऐसे इधर भी बना सकते हैं, सेम कंडीशन है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी सेंटर से इधर जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और उसके बाद और जब बाहर जाएंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है, तो ये हो गया, ये चैप्टर का सब टॉपिक खत्म हो गया, पूरा फिनिश हो गया है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम आज ही करवा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमने न्यूमेरिकल नोट भी कर दिए हैं बेटे। NCERT का क्वेश्चन है, आप चाहो तो NCERT की बुक से भी कंसल्ट कर सकते हो। देखिए, ये है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलाम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये I
कैप है। आई कैप मीन्स आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाई आई कैप। तो ये एक्सिस है, ये एक्सिस का हम बना रहे हैं, देख लीजिए ठीक से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप। इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आई कैप लगा है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब फर्स्ट ए पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू आई स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन कौन सा होता है? ऐसा प्लेन, देखिए ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो कोई ऐसा प्लेन ड्रा किया जाए जो वाई जेड में हो। देखो वाई जेड प्लेन है, देखिए ये वाई वर्टिकल अप, वर्टिकली अपवर्ड, जेड, तो ये वाई जेड प्लेन है। ये कोई स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है जो वाई जेड प्लेन में है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, दिस स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो फाई इक्वल टू ई ए, फाई इक्वल टू ई डॉट ए सरफेस एरिया है, इसकी 10 सेंटीमीटर साइड है। इस स्क्वायर की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसकी सरफेस एरिया जब निकालेंगे, इसकी सरफेस एरिया, तो इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी? नॉर्मल टू द सरफेस। तो सरफेस एरिया की डायरेक्शन और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक ही हो गई। सरफेस एरिया और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही हो गई बेटे। तो सरफेस एरिया ए इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर का है कोई स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन 100 इंटू 10⁻⁻4 करें या 1 इंटू 10⁻⁻2 कर दें, ये मीटर स्क्वायर हो गया। डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग एक्स एक्सिस, ये आई कैप, ठीक। और ई कितना दिया है? 3 इंटू 10⁻³ आई कैप। देयरफॉर फाई ई इक्वल टू ई एंड ए का डॉट प्रोडक्ट में आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻³ कितना आ गया? 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। फाई ई इक्वल टू दिस मच। समझ में आया? अब आगे इस बी पार्ट में, इसी क्वेश्चन का एक बी पार्ट है, ठीक से देखिए। What is the flux through the same square if the normal of its plane, नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन, ये इसके प्लेन का नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो नॉर्मल ये है। अब इस समय इस कंडीशन में नॉर्मल और एक्स एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अब ये प्लेन ऐसे हो जाएगा तो नॉर्मल इधर हो गया, नॉर्मल और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल 60 डिग्री, इट मीन्स ये एंगल 60 डिग्री का है। तो यही डायरेक्ट मतलब एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया। तो क्या हो जाएगा? बी पार्ट में फाई ई इक्वल टू ई ए cos 60 कितना होता है? 1/2। ई ए का मल्टीप्लिकेशन क्या? 30 आया, 30 इंटू 1/2 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक ये गॉस लॉ हो गया। इस पर बेस्ड हमने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी करवा दिया है। आपको अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं, सारे बच्चों को हम बताना चाहेंगे, अगर आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करिए हमारे उस पर, हम न्यूमेरिकल्स करवाते रहेंगे। हम देखते हैं कुछ बच्चे न्यूमेरिकल्स में कम इंटरेस्टेड लग रहे हैं तो हम सोच रहे हैं टॉपिक ही पढ़ाते जाएँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिकल भी करवाते चलें साथ साथ सारे क्वेश्चन, नहीं तो पूरा टॉपिक खत्म करके तब न्यूमेरिकल करवाएंगे, तो आप कमेंट करिए। आज आप कमेंट करिए तो न्यूमेरिकल हम करवा के तब अगला चैप्टर शुरू करेंगे, नहीं तो अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। इतना ही आज का टॉपिक रहेगा। थैंक यू।